सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बागपत दौरा, विजय शंखनाद रैली करेंगे मुख्यमंत्री। जयंत चौधरी भी रहेंगे साथ। 12 बजे उतरेगा हेलीकॉप्टर। सीएम योगी ने समिति के सदस्यों से किया संवाद, बोले युद्ध की तरह बनाए चुनाव की रणनीति, झोंके ताकत। आप सांसद संजय सिंह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी ने कहा होंगे कई खुलासे, जेल से लेटर लिखकर सिसोदिया बोले जल्दी बाहर मिलेंगे। यूपी के मदरसा बोर्ड को लेकर होगी आज सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मदरसा संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की SSLP। अलविदा जुमा की नमाज आज बरेली की जामा मस्जिद में आज होगी बड़ी संख्या में जमात। राजधानी में बदला रहेगा यातायात का रूट। महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए होगी व्यवस्था। पहले कुंभ मेला करा चुके पुराने अफसरों से अनुभव ले रही सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। निर्वाचन आयोग से सपा नेता मनोज दीक्षित की शिकायत सामने आई है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीजेपी ने शिकायत की है। बीजेपी के चुनाव आयोग से सपा नेता पर कार्रवाई की मांग बीजेपी संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक ने शिकायत की है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शिकायत की बात सामने आई है। बीजेपी के चुनाव आयोग से सपा नेता पर कार्रवाई की मांग की गई है। और अहम जानकारी आपको बता दें, बीजेपी संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक ने इस पूरे मामले में शिकायत की है। तो शिकायत का ये पूरा मामला आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीजेपी की ओर से शिकायत की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी के चुनाव आयोग से सपा नेता पर कार्रवाई की मांग की बात सामने आई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और बीजेपी संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक ने शिकायत की है। तो पूरे मामले में प्रदेश संयोजक की ओर से शिकायत की गई। और कन्नौज में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पर की थी टिप्पणी। तो कन्नौज में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। लखनऊ से खबर, निर्वाचन आयोग से सपा नेता मनोज दीक्षित की शिकायत की बात सामने आई है। और आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर शिकायत की गई। बीजेपी के चुनाव आयोग से सपा नेता पर कार्रवाई की मांग है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक की ओर से शिकायत की गई है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा गया है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीजेपी की ओर से शिकायत किए जाने की बात सामने आई है। तो बीजेपी की चुनाव आयोग से सपा नेता पर कार्रवाई की मांग, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक की ओर से शिकायत किए जाने की बात सामने आई है। और कन्नौज में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। बीजेपी के चुनाव आयोग से सपा नेता पर कार्रवाई की मांग, पूरे मामले में शिकायत की गई है। और संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक ने शिकायत की है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीजेपी ने शिकायत की है और बताया जाता है कि कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक पर टिप्पणी हुई थी, जिसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ा। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के संपर्क विभाग के संयोजक हैं, उन्होंने इसकी शिकायत की है। साफ तौर पे कन्नौज में बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक की उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, उनके ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर के शिकायत की गई है। और आयोग में मनोज दीक्षित ने शिकायत जो है दर्ज कराई है। साफ तौर पे जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और बीजेपी की तरफ से जो है वो बीजेपी ने इस बात को कहा है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि सपा की तरफ से जिस तरह से अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया है, और ऐसे में चुनाव आयोग को इसका निर्णय लेना चाहिए कि किस तरीके से चुनाव में लेकर रह करके किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग ने का उल्लंघन है। और इसको लेकर के लगातार इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी जो और लीडरशिप है वो भी लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा गया है, उस पत्र में साफ तौर पे कन्नौज की तरफ से लिखा गया है। कन्नौज में जिस तरीके से सुब्रत पाठक के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया है, मनोज दीक्षित ने इसकी शिकायत की है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के इन्होंने शिकायत की, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी लगातार जो है इस बात की टिप्पणी जो है करता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल, साफ तौर पर इस पूरे मामले में जो है अब क्या कुछ एक्शन होता है वो बहुत अहम होगा। फिलहाल संदीप देखिए, चुनाव बहुत नजदीक है और अब आचार संहिता का उल्लंघन एक बड़ा अपराध माना जाता है। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या सिपाहियों की कोई मुश्किल बढ़ सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जिस अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया है, जो एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें साफ तौर पे पूरी तरह सबूतों के साथ में इस बार दिया गया है और ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग को जो शिकायत पत्र दिया गया है, उस शिकायत पत्र में सभी बातों की टिप्पणी की गई है। उसके साथ ही हम अगर बात करते हैं तो उस वीडियो को भी चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया गया है मनोज दीक्षित की तरफ से और साफ तौर पे उसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये चुनाव आयोग का उल्लंघन है, इस पे चुनाव आयोग सख्त एक्शन ले, इसको लेकर के ये शिकायत की गई है। हालांकि अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस पे क्या एक्शन लेता है, ये महत्वपूर्ण होगा, लेकिन साफ तौर पे अभद्र भाषा का जो प्रयोग हुआ है उसको लेकर के चुनाव आयोग को शिकायत की गई है। अब चुनाव आयोग इस पे फैसला करेगा कि आखिर क्या इस पे कार्रवाई की जाए और किस तरीके से इस मामले को देखा जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बीजेपी संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक की ओर से शिकायत किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कन्नौज में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक को टिप्पणी की थी और जिसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ा। शिकायत की बात सामने आई है और अहम जानकारी लखनऊ से है। निर्वाचन आयोग से सपा नेता मनोज दीक्षित की शिकायत सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीजेपी ने पूरे मामले में शिकायत की। तो आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पूरे मामले में शिकायत की गई थी। अब क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले पर लिया जाता है, देखना काफी अहम होगा। सपाइयों की कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं वो भी क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी, आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीजेपी की ओर से शिकायत किए जाने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी भी लखनऊ से ही है, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। 14 मई को कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी और प्रधानमंत्री मोदी के उपनाम पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। राहुल गांधी ने यूट्यूब के जरिए टिप्पणी की थी और सुनवाई के बाद कोर्ट ने परिवाद को किया था खारिज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के उपनाम पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। तो टिप्पणी का ये पूरा मामला है और राहुल गांधी की ओर से यूट्यूब के जरिए टिप्पणी की गई थी। हालांकि अब इस पूरे मामले में जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल 14 मई को कोर्ट में मामले पर सुनवाई की बात सामने आ रही है। तो पूरे मामले में 14 मई को सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी के उपनाम पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, राहुल गांधी ने यूट्यूब के जरिए टिप्पणी की थी और सुनवाई के बाद कोर्ट ने परिवाद को किया था खारिज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर पूरे मामले में सुनवाई की बात सामने आई है। तो याचिका पर सुनवाई होगी और 14 मई को कोर्ट में मामले पर होगी सुनवाई। तो पूरे मामले पर 14 मई को सुनवाई होगी और प्रधानमंत्री मोदी के उपनाम पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। तो टिप्पणी का ये पूरा मामला और राहुल गांधी ने यूट्यूब के जरिए टिप्पणी की थी। फिलहाल अब 14 मई को सुनवाई की बात सामने आ रही है। और यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और संदीप मिश्रा हमारे साथ में लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं। संदीप, राहुल गांधी ने यूट्यूब के जरिए प्रधानमंत्री के उपनाम को लेकर जो टिप्पणी की, अब उस पूरे मामले में सुनवाई की तारीख सुनिश्चित हो गई है और क्या जानकारी है आपके पास? में वायरल हुआ था और 2018 में उस समय राहुल गांधी ने साफ तौर पे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिस तरीके से नीरव मोदी और के नाम पर टिप्पणी की थी, साथ ही साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने टिप्पणी की थी। उस पूरे मामले को लेकर के अब सुनवाई होगी। 14 मई को इसकी सुनवाई की जाएगी, यानी कि जिस तरीके से एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले को रखा गया था और इस 14 मई को इस पर कोर्ट जो है अपनी सुनवाई जो करेगा। हालांकि जिस तरीके से लगातार जो है अभद्र भाषा का जो प्रयोग हुआ था इस टिप्पणी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो उसको लेकर के लगातार अपीलें जो है चल रही थी और इसकी जो याचिकाएं थी वो लगातार जो है चल रही थी। हालांकि कोर्ट में जिस तरीके से इन याचिकाओं को देखा गया है, इसके वास्ते अब फैसला को सुरक्षित कर लिया गया है, यानी कि 14 मई को इसकी याचिका पर अब सुनवाई की जाएगी। और इसके साथ ही साथ में राहुल गांधी जिस तरीके से 2018 में हुए विवाद को लेकर के लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, इसको लेकर के ये शिकायत की गई थी। फिर शिकायत होने के बाद से लगातार
लगातार जो है कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन अब 14 मई को इसकी सुनवाई जो है वो की जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से हम अगर देखें संदीप, तो इसके पहले भी राहुल गांधी की इस तरीके के मामलों में मुश्किलें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, उन्हें इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा है। और अब जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो क्या लग रहा है, किस तरीके का नतीजा जो है वो सामने आ सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया था और उस बयान में यूट्यूब पे इन्होंने बयान कहा था और इस पे जो प्रयोग किया गया था वो नीरव मोदी के नाम पे किया गया था। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री का नाम भी उन्होंने सम्मिलित किया था, जिस मामले को लेकर के लगातार जो है सुनवाई चल रही थी। हालांकि कोर्ट ने अब तक फैसला जो है वो नहीं सुनाया था, लेकिन हालांकि अब डेट क्लियर हो चुकी है, 14 मई को जो है इसकी फैसला जो है सुनाया जाएगा। इसको लेकर के लगातार जो है कांग्रेस में के जो कार्यकर्ता है या बड़े नेता कह लें, वो लगातार पैरवी करते नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस मामले में राहुल गांधी प्रस्तुत नहीं हुए थे और इसके बाद से जब उत्तर प्रदेश में इनका दौरा हुआ था, उस दौरे को लेकर के उस समय उस वक्त ये जरूर वहां पे पहुंचे हुए थे, लेकिन फिर भी इन सारे मामलों को लेकर के जो अभद्र भाषा का यूट्यूब पे प्रयोग किया गया था, उस भाषा की सुनवाई जो है वो 14 मई को होनी है। उसको लेकर के अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जो शब्दों का जो उच्चारण था, जो उपनाम दिया था उन्होंने, वो उसको लेकर के सुनवाई होनी है। बिल्कुल, पूरे मामले में सुनवाई होगी तब क्या कुछ सामने आएगा वो भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी ने यूट्यूब के जरिए जो टिप्पणी की थी, अब उस पूरे मामले पर सुनवाई 14 मई को कोर्ट में होगी, तारीख सुनिश्चित हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के उपनाम पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और राहुल गांधी ने यूट्यूब के जरिए टिप्पणी की थी, यह अहम खबर आपको हम बता दें। और सुनवाई के बाद कोर्ट ने परिवाद को खारिज किया था। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां अलविदा नमाज के चलते रूट डायवर्जन किया गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर तक रूट डायवर्ट रहेगा और यातायात विभाग की ओर से 11 मार्गों का रूट डायवर्जन किए जाने की बात सामने आई है। इमरजेंसी में एम्बुलेंस, स्कूल वाहन और शव वाहन निकल सकेंगे। कई बड़ी मस्जिदों पर अलविदा जुमे की नमाज होगी और आसिफी, टीले वाली मस्जिद, ऐशबाग ईदगाह में नमाज होगी। नमाज के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस विशेष निगरानी रखेगी। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आसिफी, टीले वाली मस्जिद और ऐशबाग ईदगाह में नमाज होगी, जिसको लेकर सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। बड़ी संख्या में नमाज के दौरान पुलिस फोर्स की पुलिस फोर्स वहां पर तैनात रहे, इस चीज को सुनिश्चित किया गया है। सोशल मीडिया पर पुलिस विशेष निगरानी रख रही है, तो सोशल मीडिया पर भी पुलिस की विशेष नजर जो है वो बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, सुबह 10 से दोपहर तक रूट डाइवर्ट रहेगा, यानी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तक रूट डाइवर्ट रहेगा। संदीप लगातार बने हुए हैं। संदीप, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर राजधानी लखनऊ में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जिन मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचते हैं, बताया जा रहा है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बिल्कुल, देखिए आज जुम्मे की आखिरी नमाज है और इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से नमाज को लेकर के प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाहे वो यातायात विभाग हो या फिर नगर निगम हो या फिर जिला प्रशासन हो, किसी प्रकार से कोई जो कमी है वो नहीं पूरी करना चाहता है कि नमाजियों को किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। इसको लेकर के अब जो है पूरी मुस्तैदी के साथ में अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ में यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से आज जो है यातायात को लेकर के विशेष तौर पे ध्यान दिया गया कि नमाजियों को किसी प्रकार से असुविधा ना हो, इसको लेकर के रूट डाइवर्ट किए गए हैं और इसके साथ 11 मार्गों के रूट जो है डाइवर्ट किए गए हैं। साफ तौर पे उन मार्गों पर लोगों को जाने आने के लिए रोक लगा दी, बड़ी गाड़ियों को रोक लगाई गई है, जो जहां पर नमाज अदा करनी है नमाजियों को, यानी कि ये टीले वाली मस्जिद है जहां पर बड़ी गाड़ियों का आना जाना रोका गया है। इसके साथ ही साथ में जो सोशल मीडिया है उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है कि इस पे निगरानी रखी जाएगी, टीम बना के निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ चप्पे चप्पे पुलिस तैनात किया गया, साथ ही साथ साफ व्यवस्थाओं को लेकर के विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है।
कि बिल्कुल। नमाजियों को किसी प्रकार से असुविधा ना हो, उसको लेकर के रूट को साफ रखा जाएगा। साथ ही साथ में पानी का छिड़काव किया जाएगा, जो कि नगर निगम की टीम सुबह से ही लगातार लगी हुई है और वो वहां पे साफ सफाई पे विशेष तौर पे ध्यान दे रही है। साथ बिल्कुल, इसके बिल्कुल साथ हम अगर बात करते हैं तो महत्वपूर्ण होता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, अतिरिक्त फोर्स वहां पे लगा दी गई है। साथ ही साथ में बैरिकेडिंग लगाई गई है कि नमाजियों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। अगर कोई बड़ी गाड़ी या बड़ा डंपर लेकर के वहां से नहीं गुजरता है तो उसको रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ठीक है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई। बिल्कुल, बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से आपने कहा कि सभी तैयारियां जो हैं वो स्थानीय प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जो रूट डाइवर्ट किया गया है इसमें बताया जा रहा है कि कुछ विशेष वाहनों को आने जाने की अनुमति भी है, चाहे वो स्कूली वाहन हो, शव वाहन हो या फिर पुलिस की कोई गाड़ी अगर जाना चाहती है तो उस रास्ते से जा सकती है। तो आम व्यक्ति जो है, क्या उन लोगों को इस डाइवर्जन के बारे में जानकारी है जो लोग उन रास्तों से गुजरते हैं? बिल्कुल गरिमा, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम रूट डाइवर्ट की बात कर रहे हैं तो यानी कि पूरा प्लान जो है कल ही तैयार हो चुका था। कल देर रात तक जो है लगातार वहां पे अनाउंस किए जा रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ वहां पे जिस मार्ग पर आम व्यक्ति को गुजरना होता है उस मार्ग को चिन्हित कर लिया गया था, पहले बिल्कुल, से यानी चिन्हित आम किया गया लोगों था। को इस सब के बारे में रूट पूरी जानकारी है तरीके जिससे से उन्हें कोई दिक्कत ना हो सके। बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर जुमे की नमाज को लेकर पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट हो चुका है और आपको बता दें कि नमाज के दौरान बड़ी फोर्स की तैनाती मस्जिदों के बाहर कर दी गई है। आज अलविदा जुमे की नमाज, जिसको लेकर पूरी तरीके से प्रशासन नजर बनाए हुए है और सोशल मीडिया पर पुलिस विशेष नजर रखे हुए है। तो सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी, जहां प्रदूषण पर अंकुश की तैयारी, प्रदूषण जांच फर्जीवाड़े पर अंकुश की तैयारी। लखनऊ से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब ऐप से होगी वाहनों की प्रदूषण जांच। तो अब ऐप से ही वाहनों की प्रदूषण जांच होगी। 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था लागू होने की बात सामने आ रही है। NIC को पोर्टल को अपग्रेड करने के निर्देश हैं। तो पोर्टल को अपग्रेड करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच के वक्त वाहनों की भौतिक उपस्थिति को लेकर जानकारी सामने आई है। राजधानी में पोर्टल को कुछ केंद्रों पर शुरू भी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि अब फर्जीवाड़े पर अंकुश की तैयारी है। अब ऐप से वाहनों की प्रदूषण जांच होगी और 15 अप्रैल पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था लागू और NIC को पोर्टल को अपग्रेड करने के निर्देश भी दे दिए गए। संदीप लगातार बने हुए। संदीप, अब प्रदूषण जांच फर्जीवाड़े पर अंकुश लगने वाला है। जिस तरीके के कदम उठाए गए हैं उनको सुनकर ऐसा लग रहा है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम प्रदूषण की बात करते हैं तो एक ये बड़ा बिंदु बनता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार भी इसको लेकर के लगातार जो है मॉनिटरिंग करती आई है। हालांकि जब दीपावली का वक्त आता है तो प्रदूषण को लेकर के लगातार पटाखों कई ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन साफ तौर पर नई व्यवस्था लागू हो रही है और ये व्यवस्था 15 तारीख से लागू होगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो राजधानी में एक होटल के माध्यम से कुछ केंद्रों को पे शुरुआत की जाएगी इसकी। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के पोर्टल के अपग्रेड किया गया है और इसी के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। साफ तौर पे जिस तरीके से इस पोर्टल की लॉन्चिंग होगी उसके बाद कुछ जगहों पे इसके लॉन्च भी कर दिया गया है। इसके माध्यम से प्रदूषण की जांच और जो फर्जी तरीके से अंकुश लगाने की तैयारी है उस पर लगाई जाएगी, क्योंकि गाड़ियों का जो बड़ा वाहनों का जो लंबा जत्था है जब वो गुजरता है पोल्यूशन की जांच नहीं होती है तो निश्चित तौर पर ऐसे में लगातार पोल्यूशन बढ़ता चला जाता है, जिसको लेकर के 15 अप्रैल से एक नई व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है और सरकार भी इसके लिए पूरी तरीके से अनुमति दे दी है। और इसको लेकर के लगातार राजधानी में पोर्टल के माध्यम से चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही साथ में भौतिक उपस्थिति अनिवार्य करना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके से अपने दस्तावेज को पोर्टल पर माध्यम से नहीं डाले जाते हैं इसको काफी समस्या होती है, RTO को भी समस्या होती है और इसके साथ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो बना हुआ है उसको भी समस्या होती है। तो इन सभी की निगरानी को लेकर के इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसमें लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ में कई टीमें बना करके इसकी पूरी केयरिंग के साथ में देखा जाएगा कि आखिर इस पे कोई अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो तमाम जो चीजें हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से वो जनता तक भी दिखाई देंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी के लिए। तो अब प्रदूषण जांच फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने की तैयारी है, जिसको लेकर ऐप को अपग्रेड करने के निर्देश भी NIC को दे दिए गए हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे थे, जहां पर जांच के वक्त वाहनों की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता दें, जहां पर राजधानी में पोर्टल को कुछ केंद्रों पर शुरू भी कर दिया गया है। तो अब प्रदूषण जांच फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है।
अगली खबर लखनऊ से ही है, जहां द्वितीय चरण की 8 लोकसभा सीटों पर नामांकन खत्म। 8 सीटों पर कुल 175 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। अमरोहा में 21, मेरठ में 22, बागपत में 16 नामांकन हुए हैं। गाजियाबाद में 35, गौतम बुद्ध नगर में 34, तो वहीं बुलंदशहर में 10 और अलीगढ़ में 21। मथुरा की बात करें तो 16 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। गाजियाबाद में 35, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 34, वहीं बुलंदशहर में 10 नामांकन होने की बात सामने आई है। और आपको बता दें कि द्वितीय चरण में अगर बताएं तो 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की बात, आज जांच की बात सामने आई और 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। तो द्वितीय चरण में 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 26 अप्रैल को मतदान। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी भी लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं, जहां यूपी बोर्ड में प्रवेश आवेदन में नई व्यवस्था लागू किए जाने की बात सामने आई है। 9वीं और 12वीं के प्रवेश पर देना होगा ईमेल और मोबाइल नंबर। विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना इससे आसान हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर भी होगा अपलोड। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाने की बात सामने आई है। नवीं 12वीं के प्रवेश पर देना होगा ईमेल और मोबाइल नंबर। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना आसान होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर होगा अपलोड। और लखनऊ से बड़ी जानकारी, यूपी बोर्ड में प्रवेश आवेदन में नई व्यवस्था लागू होगी और 9वीं और 12वीं के प्रवेश पर देना होगा ईमेल और मोबाइल नंबर। तो अब ईमेल और मोबाइल नंबर देना होगा। विद्यार्थियों को इससे सरकारी योजनाओं की जानकारी देना आसान हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, यूपी बोर्ड में प्रवेश आवेदन में नई व्यवस्था लागू किए जाने की बात। और बड़ी जानकारी लखनऊ से ही, जहां पर बोर्ड से मान्यता न लेने वाले मदरसे अब बंद होंगे। छात्र छात्राओं का सरकारी स्कूलों में प्रवेश होगा। बच्चों का भविष्य बचाने के लिए सरकारी स्कूल में होगा प्रवेश और जिला स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसी भी शिक्षा बोर्ड से मान्यता जरूरी, वरना मदरसे बंद होंगे। छात्रों के प्रवेश की नियमित समीक्षा शासन स्तर से की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिला स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी होगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो मुख्य सचिव की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी शिक्षा बोर्ड से मान्यता जरूरी है, वरना मदरसा बंद किया जाएगा। लखनऊ से यह बड़ी जानकारी आपको बता दें। छात्रों के प्रवेश को लेकर नियमित समीक्षा शासन स्तर से किए जाने की बात भी सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, बोर्ड से मान्यता न लेने वाले मदरसे बंद होंगे और छात्र छात्राओं का सरकारी स्कूल में होगा प्रवेश। बेहतर भविष्य को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिला स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किए जाने की बात सामने आई। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बिना मान्यता
मदरसे बंद होंगे, छात्र छात्राओं का सरकारी स्कूलों में होगा प्रवेश। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से थी। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी अमरोहा से है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। 1:30 बजे के लगभग बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जोया के मोहन बैंक्वेट हॉल में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और जोया के मोहन बैंक्वेट हॉल में डिप्टी सीएम की यहां पर बैठक होगी। सबसे पहले यहीं पर पहुंचेंगे। अमरोहा से जानकारी है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज यहां पर पहुंच रहे हैं और 1:30 बजे बूथ सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। फर्रुखाबाद से अगली खबर है, जहां त्योहारों को लेकर एसपी का एक्शन मोड सामने आया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में दिखे एसपी विकास कुमार। कड़े निर्देश भी दिए हैं। दंगा नियंत्रण उपकरणों का उन्होंने निरीक्षण भी कर लिया है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में दिखे एसपी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एसपी विकास कुमार ने कड़े निर्देश दे दिए हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए यह अहम कदम उठाया गया है। दंगा नियंत्रण उपकरणों का निरीक्षण भी कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दंगा नियंत्रण उपकरणों का निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। पुलिसकर्मियों को उत्साहवर्धन कर सम्मानित भी किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में दिखे एसपी विकास कुमार और सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। एसपी विकास कुमार ने कड़े निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर बांदा से है, जहां पर कार और ऑटो की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। घायलों को बांदा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बांदा इलाहाबाद मार्ग गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोगों के लगभग घायल होने की बात सामने आई है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।